हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम यूपीपीएससी का पेपर जो सेकंड होता है सी सेट का, उसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं सी सेट में पास होना ज़रूरी होता है ना, पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। तो पहले हम थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इसमें आता क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले जो आता है वो आता है कॉम्प्रिहेंशन और अंतर्वैयक्तिक क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, और तार्किक एवं विश्लेषण योग्यता, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, और इसके अलावा सामान्य बौद्धिक योग्यता, और जो प्रारंभिक जो गणित है यानी कि जो मैथ्स है वो हाई स्कूल लेवल तक का आता है, जिसमें कि अंक गणित आ जाता है, बीज गणित आ जाता है ना, रेखा गणित आ जाता है और सांख्यिकी आ जाता है। और इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी ये भी हाई स्कूल लेवल तक का आता है, और सामान्य हिंदी ये भी हाई स्कूल लेवल तक का ही आता है। तो अगर हम सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं तो ये हाई स्कूल स्तर तक का आता है, जिसमें अंक गणित में क्या क्या होता है, जैसे संख्या पद्धति के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और इसके अलावा लघुत्तम महत्तम ये सभी आ जाते हैं, और रेशियो के आ जाते हैं, अनुपात समानुपात, और आपको परसेंटेज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना, प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज ये सभी आ जाते हैं। और इसके अलावा काम तथा समय के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चाल, समय, दूरी, ये सभी क्वेश्चन आ जाते हैं अंक गणित में। और बीज गणित की बात करते हैं तो इसमें समीकरण आ जाते हैं, द्वितीय समीकरण आ जाते हैं, और इसके अलावा बेन आरेख आ जाते हैं। तो ये सभी बीज गणित में देखने को मिलते हैं। अच्छा, रेखा गणित में क्या क्या आ जाता है, तो त्रिभुज, आयत, वर्ग और गोला, है ना, ये सभी पृष्ठ, क्षेत्रफल, ये प्रमेय आ जाती है। तो ये सभी रेखा गणित में आप सभी को देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा सांख्यिकी के भी क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे कि आंकड़ों का संग्रह करना, और पाई चार्ट, आयत चार्ट, है ना, और इसके अलावा जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, समांतर, माध्यिका, बहुलक, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, मैथ्स में आ जाती हैं। फिर है इसके अलावा जनरल इंग्लिश, तो अप टू क्लास 10th लेवल, है ना, जैसा कि मैंने बताया था। तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिल जाता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आता है, पार्ट ऑफ स्पीच आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, और पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स, और वर्ड्स मीनिंग, वोकैबलरी, ईडम्स, फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सभी जनरल इंग्लिश के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसके अलावा सामान्य हिंदी का बचता है, तो इसमें भी सेम ही है। हिंदी वर्णमाला में जैसे विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य, संधि, समास, और अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकतियाँ, है ना, और तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, शब्द भंडार आ जाते हैं, वर्तनी सुधार आ जाता है, अर्थबोध आ जाते हैं, और हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली जो अशुद्धियाँ हैं या फिर उत्तर प्रदेश की जो मुख्य बोलियाँ हैं, ये सभी हिंदी के अंतर्गत आ जाती हैं। सी सेट का जो सिलेबस है ये हमने अभी डिस्कस किया। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, जो अभी पेपर हुआ था 2022 में, तो उसके हमने ये क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस के साथ हम थोड़ा सा उस जो व्याख्या है वो भी देखेंगे, क्योंकि अगर हम व्याख्या थोड़ी समझ लेते हैं तो हमें क्वेश्चन भी आसानी से थोड़ा समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है अंतर्वैयक्तिक एवं संचार कौशल से हमने प्रश्न लिए हैं, यानी कि इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल से। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत शैली नहीं है। तो इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत शैली नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है अनुनयन, दृढ़ता, आक्रामकता या फिर प्रहसन। तो देखो, इसमें जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ता। क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ता इसमें राइट आंसर होगा। तो देखो, दृढ़ता पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और
स्वीकृत शैली नहीं है, जबकि पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत शैलियाँ निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी हैं? तो पहली तो है अनुनयन। तो ये क्या होती है? प्रेरक संचार में अनुनयन को बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रकार के गुण होते हैं, जिसमें एक आकर्षक स्रोत संदेश शामिल होता है। दूसरा है हमारा प्रहसन। तो इसमें हेर फेर किसी व्यक्ति की भावनाओं का एक विशिष्ट तरीके से कार्य को करना है। और तीसरा है हमारा आक्रामकता। तो इसमें आक्रामक संचार शैली पर जोर से और मांग वाली आवाज़ में बोलने, डराने, आलोचना को नियंत्रित करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो जो राइट आंसर है हमसे नहीं पूछा था, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न करते हैं, मूल प्रश्न पूछते हैं। तो क्या पूछते हैं? क्या व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है? क्या स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है? ठीक है, तो अब इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ये है दोनों एक और सेकंड प्रासंगिक है, केवल सेकंड वाला प्रासंगिक है, केवल फर्स्ट प्रासंगिक है, ना तो एक है और ना सेकंड वाला है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा दोनों फर्स्ट और सेकंड प्रासंगिक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर रिलेवेंट। ठीक है, तो कैसे है? चूँकि संदेश देने वाला व्यक्ति स्रोत विषय के बारे में जानता है, अतः वह विश्वसनीय और ईमानदार है। तो यानी कि दोनों फर्स्ट और सेकंड प्रासंगिक हैं। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है? 50%, 55%, 30% या फिर 40%? तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, 55%। शरीर भाषा के शोधकर्ता एल्बर्ट मेहराबियन ने अपने शोधों में पाया कि 55% ये संचार अशाब्दिक है, वहीं 38% संचार मुखर है और 7% संचार ये शाब्दिक होता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है? ठीक है, प्रभावी संचार में बाधा नहीं है। रंग है, भाषा है, शोर है या फिर संस्कृति है? तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, रंग है। हमारे अनुभव, विचारों, संदेश, शोर, भाषा, संस्कृति, ज्ञान आदि का परस्पर ये मौखिक, लिखित या सांकेतिक आदान प्रदान संचार के अंतर्गत आता है, जबकि जो रंग है यह प्रभावी संचार में बाधा नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं। द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग कंसिस्ट ऑफ 6 चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं या फिर 7 चरण होते हैं? तो कितने चरण होते हैं, कितने स्टेजेस होती हैं सुनने की? तो देखो सुनने की यानी कि श्रवण करने की जो प्रक्रिया है उसमें 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 5 चरण निहित होते हैं। सबसे पहले जो होता है ये होता है प्राप्त करना। क्या है? प्राप्त करना। जैसे हम कुछ सुन रहे हैं तो हम उसे क्या कर रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं। जो दूसरा आता है वह आता है समझना। जो हम सुन रहे हैं उसको हम समझ रहे हैं। तीसरा जो आता है ये है मूल्यांकन करना। जैसे हमने कुछ सुना उसका हमने मूल्यांकन कर लिया। फिर उसके बाद जो चौथा स्टेज आता है ये आता है स्मरण। जो भी हमने सुना उसको हमने स्मरण किया। और जो पाँचवा जो स्टेज आता है ये आता है प्रतिक्रिया देना। ठीक है, जो भी हमने सुना उस पर क्या कर रहे हैं? हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये 5 स्टेज हैं। सबसे पहला है प्राप्त करना, समझना, मूल्यांकन करना और स्मरण करना और इसके अलावा प्रतिक्रिया देना। तो इसमें जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रेस कोड कम्युनिकेशन? लिखित है, अशाब्दिक है, बोले जाने वाली है या फिर मौखिक है? तो क्या है? कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है? तो इसमें देखो जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन वर्बल, अशाब्दिक।
तो अशाब्दिक एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है। यह है अशाब्दिक संकेतों यानी कि हाव भाव, मुद्रा, आँखों के संपर्क, चेहरे के भाव और दो व्यक्तियों के बीच दूरी आदि का उपयोग करता है। तो इसमें जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है? व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अ प्रेस रिलीज? सार्वजनिक है, अंतर्वैयक्तिक है, अंतर्वैयक्तिक है, यानी कि पहला है इंट्रापर्सनल, दूसरा है इंटरपर्सनल और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रेस विज्ञप्ति है ये क्या होता है? ये सार्वजनिक होता है, पब्लिक होता है ना। तो प्रेस विज्ञप्ति एक प्रकार का सार्वजनिक संचार है। यह जनता को सूचना प्रसारित करने के लिए जारी किया जाता है और यह जनसंपर्क विशेषज्ञों द्वारा संचार के सबसे अधिक लिखित टुकड़ों में से एक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है? सामाजिक है, भौतिक है, कालानुक्रमिक है, सांस्कृतिक है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक। सामाजिक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है। संचार प्रक्रिया में प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो एक संदेश आरंभ करता है। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन 1 हमें दिया है संचार अपरिवर्तनीय है। कथन 2 है संचार स्थिर है। ठीक है, तो क्या है इसमें राइट आंसर? तो इसमें जो देखो ऑप्शन दिए हैं ये हैं दोनों कथन 1 और 2 सत्य है, या फिर केवल सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला है, या फिर दोनों में से कोई नहीं है। तो अगर हम कथन की बात कर लेते हैं तो देखो इसमें क्या दिया है, चूँकि संचार क्या है, अपरिवर्तनीय और स्थिर है, इसलिए दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं प्राप्तकर्ता, रिसीवर, प्रतिपुष्टि, फीडबैक, शोर, नॉइज़, या फिर तीव्र ध्वनि, लाउडनेस। तो संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है। किसके कारण जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी, शोर के कारण, है ना। संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को शोर से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है? सपुष्टि पूर्वाग्रह, एंकरिंग पूर्वाग्रह, अति आत्मविश्वास पूर्वाग्रह, या फिर उपलब्धता पूर्वाग्रह। तो क्या कहलाती है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंकरिंग पूर्वाग्रह। तो प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति एंकरिंग पूर्वाग्रह कहलाती है। पूर्वाग्रह का अर्थ होता है पूर्ण निर्णय। क्या होता है? पूर्ण निर्णय है, अर्थात किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है? शिष्टाचार, तदनुभूति, सकारात्मक सोच, या फिर प्रशासनिक शक्ति। तो इसमें 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक शक्ति। तो प्रशासनिक शक्ति ये अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है। पारस्परिक संपर्क एक संचार प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक और गैर मौखिक संदेशों के माध्यम से सूचना, भावनाओं और अर्थ का आदान प्रदान होता है। अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया के उदाहरण शिष्टाचार, तदनुभूति, सकारात्मक सोच, ये सभी हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक शक्ति नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। किस संचार में एक भावात्मक अपील है? समूह संचार में, अंतर्वैयक्तिक संचार में, जन संचार में, या फिर अंतःवैयक्तिक संचार में? तो किस संचार में एक भावात्मक अपील है, यानी कि इमोशनल अपील है? तो 13 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्वैयक्तिक संचार में, यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। तो अंतर्वैयक्तिक संचार यानी कि पारस्परिक संचार में एक भावनात्मक अपील होती है। एक भावनात्मक अपील
अनुनय की एक विधि है जिसे भावनात्मक प्रतिक्रिया बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नेक्स्ट है, अब जो क्वेश्चन है ये है निर्णय क्षमता से, यानी कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस इन डिसीजन मेकिंग। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं प्रदीपन, तैयारी, सत्यापन या फिर प्रस्ताव की पहचान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें देखो जो राइट आंसर है तो ये है ऑप्शन नंबर डी, प्रस्ताव की पहचान, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन। तो निर्णय लेने में रचनात्मक प्रक्रिया के 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। पहला कौन सा है? ये है प्रदीपन, दूसरा है तैयारी, तीसरा है सत्यापन और चौथा है उद्भवन। क्या है? उद्भवन। ठीक है, तो ये 4 चरण हैं। जबकि प्रस्ताव की पहचान निर्णय लेने में रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है। इसमें जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है? लिखित संचार है, विकल्प संचार है, आमने सामने संचार है या फिर शाब्दिक संचार है। तो डेल्फी पद्धति क्या है? एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग विशेषज्ञों के एक पैनल का सर्वेक्षण करके समूह का राय या निर्णय पर पहुंचने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। क्योंकि देखो जो लिखित संचार क्या है, ये एक समूह है, अतः प्रश्नानुसार समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता लिखित संचार है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण है विकल्प की पहचान, विकल्प का चयन, सर्वोत्तम विकल्प का चयन या फिर विकल्प का मूल्यांकन। तो तर्क संगत अगर हम कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसका अंतिम चरण क्या होता है ना? तो इसमें देखो जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोत्तम विकल्प का चयन। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। तो इसमें तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप के चरण निम्न हैं। अब कौन कौन से चरण हैं? तो देखो सबसे पहला है समस्या को परिभाषित करना। जो भी कोई समस्या है उसको हम परिभाषित करेंगे। दूसरा है निर्णय मानदंड की पहचान करना। तीसरा है मानदंडों के लिए प्राथमिकता आवंटित करना। चौथा है विकल्प विकसित करना। पांचवा है विकल्पों का मूल्यांकन करना और छठा है सर्वोत्तम विकल्पों का चयन करना। अतः तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप का जो अंतिम चरण है वह क्या है? सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप राज्य मेले पर तैनात किए गए हैं, आप निम्नलिखित में से पहले किस परिस्थिति को संभालेंगे? ठीक है, तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है चरखी झूला जिस पर लोग बैठे थे, जब ऊपर हवा के मध्य था तो वह टूट गया। नेक्स्ट है मुख्य तंबू पैविलियन के बगल एक कचरे के डिब्बे में आग लगी है। तीसरा है 2 निशस्त्र तर्क वितर्क कर रहे किशोरों के आसपास भीड़ जमा हो गई। या फिर ऑप्शन डी है नशे में चेतना शून्य व्यक्ति मर गया और टिकट खिड़की के पास पड़ा था। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से आपको पता करना है कि आपको ढूंढना है कि अगर आप एक पुलिस अधिकारी हैं तो राज्य में जो मेला लगा है वहाँ तैनात हैं, तो इन चारों परिस्थितियों में आपको सबसे सुटेबल यानी आप सबसे पहले कौन सी परिस्थिति को संभालेंगे। तो देखो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। उपयुक्त विकल्पों से मुख्य तंबू पैवेलियन के बगल में एक कचरे के डिब्बे में लगी आग बुझाना सबसे पहला राज्य मेले में तैनात किए गए एक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है? ठीक है, हल करने की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम सिचुएशन। तो पहला है समस्या स्थिति का संगठन,
दूसरा है समाधान की जटिलता, तीसरा है समस्या का आकार या फिर चौथा है समस्या की समानता। तो इसमें से कौन सा है जो कि समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है? तो 3 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाधान की जटिलता। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, समाधान की जटिलता। तो उपयुक्त विकल्प से समाधान की जटिलता ये समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान करने वाले की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं पूर्व अनुभव और अभ्यास, दूसरा है विन्यास चर, तीसरा है अभिप्रेरणा कारक और चौथा है समाधान के पदों की सामान्यता। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाधान के पदों की सामान्यता। ठीक है, समाधान के पदों की सामान्यता समस्या समाधान करने वाले की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, अभिन्नति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आत्मविश्वास कहलाता है, अति विश्वास कहलाता है, विश्वास कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अति विश्वास, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस। क्या कहलाता है? ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है। तो अभिन्नति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना ये है अति विश्वास कहलाता है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निर्णय लेने के लिए किस उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल है? वैज्ञानिक उपागम, मात्रात्मक उपागम, नियमित उपागम या फिर रचनात्मक उपागम? तो देखो जो 21 का राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी, नियमित उपागम। तो इसमें निर्णय लेने के लिए नियमित उपागम में पारस्परिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल किया जाता है। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है बुद्धि से, अमूर्तता से, मानसिक विन्यास से या फिर प्रत्यक्षीकरण से? तो किससे होती है? ये होती है प्रत्यक्षीकरण से। किससे होती है? प्रत्यक्षीकरण से। व्यक्ति 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से निर्णय लेता है, चुनाव करता है। आदर्श रूप से निर्णय लेना एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरह से व्यक्ति निर्णय लेते हैं उनकी पसंद की गुणवत्ता काफ़ी हद तक उनके प्रत्यक्षीकरण से प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सभी सदस्यों के बीच सहमति, समूह के सदस्यों के बीच सक्रिय अन्योन्य क्रिया, निर्णय के लिए संयुक्त जिम्मेदारी या फिर एक मस्तिष्क 2 से बेहतर है? तो क्या इसमें आंसर होगा? तो देखो, एक समूह निर्णय की एक विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगी एक मस्तिष्क 2 से बेहतर है। तो एक मस्तिष्क 2 से बेहतर है, एक समूह की विशेषता नहीं है, जबकि सभी सदस्यों के बीच सहमति यानी कि मतैक्य, समूह के सदस्यों के बीच सक्रिय अन्योन्य क्रिया तथा निर्णय के लिए संयुक्त जिम्मेदारी एक समूह निर्णय की मुख्य विशेषता होती है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है। डिसीजन मेकिंग अकर्स एज अ रिक्रिएशन टू, समस्या की, मनोदशा की, समाधान की या फिर संप्रेषण की? तो निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? समस्या की। निर्णय की प्रक्रिया में सर्वप्रथम समस्या के स्वरूप व प्रकृति को समझना आवश्यक है। जब तक हमें समस्या पता नहीं चलेगी हम निर्णय कैसे ले सकते हैं, है ना? जब तक समस्या के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हम समाधान के विषय में विचार भी नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले क्या है? हमें प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किस विकल्प का अनुसरण किया जाता है? कथन इसमें दिया है धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है। निष्कर्ष इसमें निकल रहा है कि लोग तभी प्रेरित होते हैं जब वह एक निश्चित तरीके से करने या व्यवहार करने के लिए कुछ धन पाने की उम्मीद करते हैं।
दूसरा है धन के अलावा भी कुछ ऐसे कारक हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं। तो इसमें हमें बताना है इसमें क्या इसमें राइट आंसर दिया गया है। तो दिए गए कथन को ना तो एक और ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरित करते हैं। तो इसमें है नीदर वन नॉर सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्या आपको काम करना पसंद है। यह प्रश्न एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है। पॉजिटिव क्वेश्चन है, क्लोज क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन है या फिर नेगेटिव क्वेश्चन है। तो कैसा उदाहरण है। क्या आपको काम करना पसंद है ना। तो ये जो उदाहरण है ये हो जाएगा बंद प्रश्न का। क्या है, क्लोज क्वेश्चन का ये उदाहरण दिया गया है। तो बंद प्रश्न या फिर इसको हम बोल देते हैं पोलर प्रश्न। क्या बोल देते हैं, पोलर प्रश्न। पोलर प्रश्न, ठीक है। पोलर प्रश्न वे होते हैं जिनके उत्तर हाँ या नहीं में होता है। तो प्रश्नगत प्रश्न क्या कर रहा है हमसे, क्या आपको काम करना पसंद है। तो ये क्या है, एक प्रकार का बंद प्रश्न है, क्योंकि इसका उत्तर या तो आप हाँ दे सकते हैं या फिर ना दे सकते हैं। तो क्या आपको काम करना पसंद है, हाँ या फिर ना, ठीक है। तो ये है क्लोज क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कहलाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है। क्या हुआ, यह किसने किया, शीर्षक यह कब हुआ। तो इसमें हमें क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। व्हाट इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ राइटिंग अ प्रेस रिलीज। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले तो शीर्षक आता है ना। क्या आता है, तो सबसे पहले शीर्षक आएगा, फिर उसके बाद आता है क्या हुआ, है ना, क्या हुआ। उसके बाद आता है यह कब हुआ, और फिर आता है यह किसने किया, ठीक है। तो प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या हो गया, पहले शीर्षक हो गया, देन उसके बाद क्या हुआ, यह कब हुआ और यह किसने किया। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जनरल मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि सामान्य मानसिक योग्यता के, और इसके अलावा हम हिंदी और इंग्लिश के भी प्रश्न देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम ये जो भी रह गया है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कभी नहीं, कदाचित, सामान्यतः, कभी कभी या फिर सर्वदा। तो इसमें अर्थपूर्ण तार्किक क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले होगा सर्वदा, दूसरे नंबर पे आएगा सामान्यता, तीसरे नंबर पे आएगा कदाचित, चौथे नंबर पे आएगा कभी कभी, और पाँचवें नंबर पे आएगा कभी नहीं, ठीक है। तो 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।